बच्चों, आई एम सुमन सर फ्रॉम कंटिन्यूअस स्टडी पॉइंट। आज हम लोग स्टडी करेंगे एक न्यू थ्योरी, कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी क्यों पढ़ते हैं? क्योंकि किसी भी रिएक्टेंट को सबसे पहले कोलाइड करना पड़ता है और कोलाइड करने के लिए एनर्जी चाहिए, और एनर्जी क्या हो सकता है उसके बारे में हम लोग जानेंगे, और कोलिजन कैसा होना चाहिए उसके बारे में फिर स्टडी करेंगे। इसलिए एक थ्योरी जनरेट किया गया और इस थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी। तो चलिए, कोलिजन थ्योरी एक्चुअली पोस्टुलेट होता है दिमाग में लगा के, मतलब एक का मतलब हम लोग जब भी कोशिश करते हैं, मैं से मान के चलिए कोई भी प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट पे हम लोग एनालाइज किए, और एनालिसिस करने के बाद हम लोग क्या किए, उसी को एक थ्योरी में कन्वर्ट कर दिए। उसी थ्योरी का नाम है कोलिजन थ्योरी। तो चलिए, कोलिजन थ्योरी के बारे में समझने का कोशिश करते हैं और देखते हैं क्या हो सकता है। तो दिस थ्योरी बेस्ड ऑन, सबसे इंपॉर्टेंट है दिस थ्योरी बेस्ड ऑन इंपॉर्टेंट या फॉलोइंग पोस्ट्यूलेट्स का मतलब होता है मान्यता। तो कुछ पोस्ट्यूलेट, कुछ मान्यता है जिसपे बेस्ड ऑन है कोलिजन थ्योरी। तो चलिए एक एक करके देखते हैं क्या क्या हो सकता है। तो हमेशा पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है, पहला पॉइंट कहना है कोलिजन थ्योरी का, कि हमेशा जब भी प्रोडक्ट फॉर्म होता है ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स या एटम, क्या होता है, प्रोडक्ट इज फॉर्म। पहला इसका कहना था जो भी प्रोडक्ट बनेगा, प्रोडक्ट इज फॉर्म। तो यहां से हम लोग देख रहे हैं प्रोडक्ट जब भी फॉर्म्ड होगा, तो प्रोडक्ट हमेशा जब भी फॉर्म्ड होगा, फॉर्म ड्यू टू कोलिजन बिटवीन रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स, जो भी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स होगा, मॉलिक्यूल्स हो या आपका एटम्स हो, उसके बीच में कोलिजन होना चाहिए। और जब कोई कोलिजन करेगा तभी प्रोडक्ट बनाएगा, सबसे इंपॉर्टेंट हो गया। तो यहां से डिपेंड करता है रेट, जो होता है रेट ऑफ रिएक्शन। पहला हो गया यहां पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड ऑन नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम। यहां से बहुत इंपॉर्टेंट टर्म आया कि जब हम लोग बात ही कर रहे हैं कि कोलिजन होगा तो प्रोडक्ट बनेगा। यदि कोलिजन होने के साथ प्रोडक्ट बन रहा है तो प्रोडक्ट लगातार बनेगा जितना ज्यादा कोलिजन होगा। तो यहां पर लिख रहे हैं रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डिपेंड करेगा नंबर ऑफ कोलिजन पर यूनिट टाइम, और इसको हम लोग जानेंगे कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से। तो इसको हम लोग किस नाम से जानेंगे? कोलिजन फ्रीक्वेंसी के नाम से हम लोग जानेंगे। ठीक है, फ्रीक्वेंसी उसी को कहते हैं कितना समय में कितना बार कोलाइड किया, दैट इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो कोलिजन का फ्रीक्वेंसी हो गया। अब बात आया, यहां से हम लोग को पता चला आर जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ कोलिजन। अब बहुत इंपॉर्टेंट बात यहां से निकल के आया, क्या हर एक कोलिजन प्रोडक्ट बना सकता है? तो पता चलेगा हर एक कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा, क्योंकि जरूरी नहीं है कि हर एक कोलिजन आपका प्रोडक्ट बना दे। तो जो कोलिजन प्रोडक्ट बनाएगा उसी को हम लोग कंसीडर करेंगे, जो कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बनाएगा उसको कंसीडर नहीं करेंगे। तो दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आता है कि इफेक्टिव कोलिजन किसको कहेंगे? जो प्रोडक्ट बना दे। तो यहां से लिखते हैं द कोलिजन, कोई भी कोलिजन हो सकता है, द कोलिजन विच फॉर्म प्रोडक्ट। अगर कोई भी प्रोडक्ट बना रहा है, प्रोडक्ट आपका फॉर्म कर रहा है, तो उस कोलिजन को दैट कोलिजन इज कॉल्ड, उसको हम लोग जानेंगे इफेक्टिव कोलिजन। इसको कौन सा कोलिजन बोलना है? इफेक्टिव कोलिजन। तो इफेक्टिव कोलिजन क्या होता है?
ऐसा कोलिजन जो प्रोडक्ट बनाने का क्षमता रखता हो, दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। तो हर एक कोलिजन इफेक्टिव नहीं हो सकता है, केवल प्रोडक्ट जो बना रहा है उसी कोलिजन को हम लोग क्या मानेंगे, इफेक्टिव। मतलब यदि कोई कोलिजन हुआ, यदि यहां पर मान लीजिए कोलिजन हुआ और यहां प्रोडक्ट बना दिया, तो जो कोलिजन होके प्रोडक्ट बनाया, इसी कोलिजन को हम लोग जानेंगे कौन सा कोलिजन के नाम से, तो यहां पर हो गया इफेक्टिव कोलिजन। तो पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट था कोलिजन होना चाहिए, तो कोलिजन हुआ और कोलिजन प्रोडक्ट बनाने के लिए गया, और उसी को बोलेंगे पर यूनिट टाइम को बोले कोलिजन फ्रीक्वेंसी। लेकिन डिफरेंट वे से अगर सोचेंगे तो प्रत्येक कोलिजन प्रोडक्ट नहीं बना सकता है, तो जो कोलिजन प्रोडक्ट बना दे दैट इज कॉल्ड इफेक्टिव कोलिजन। इसके बाद चलते हैं, कोलिजन होने के लिए बैरियर चाहिए, एनर्जी चाहिए, क्योंकि बिना कोलिजन हो रहा हो और एनर्जी नहीं हो इस पे भी निर्भर नहीं करता है। तो नेक्स्ट पॉइंट चलते हैं, फॉर इफेक्टिव कोलिजन सम इंपॉर्टेंट, उसको कुछ मानना होगा, सम इंपॉर्टेंट कंडीशन शुड बी ओबेड होना चाहिए। तो तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो जाता है, तीसरा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है फॉर इफेक्टिव कोलिजन। तो यहां से अगर कोई पूछे क्या होता है, तो हम लोग यहां से देखेंगे फॉर इफेक्टिव कोलिजन। अगर कोई कोलिजन इफेक्टिव हो रहा हो, सम इंपॉर्टेंट कंडीशन शुड बी ओबेड, उसको ओबे करना होगा। तो अगर ओबे नहीं किया तो इफेक्टिव कोलिजन नहीं होगा। तो इफेक्टिव कोलिजन होने के लिए कुछ कंडीशन होगा। तो दो इंपॉर्टेंट कंडीशन है कि यहां पर पहला कंडीशन होगा एनर्जी बैरियर, सबसे इंपॉर्टेंट है एनर्जी बैरियर। आपके पास एनर्जी तो कम से कम होना चाहिए, यदि एनर्जी नहीं होगा तो इसमें ऑटोमेटिक कोलिजन नहीं होगा। तो कोलिजन होने के लिए एनर्जी का होना जरूरी है। चलिए अब एनर्जी को डिस्कस करते हैं। तो यहां क्या होगा, द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। तो यहां से बहुत इंपॉर्टेंट है द मिनिमम, यहां से बहुत इंपॉर्टेंट निकल के आता है द मिनिमम, कम से कम एनर्जी तो आपके पास होना चाहिए किसी भी काम को करने के लिए। तो द मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड, minimum amount of energy required to form product that is called, इसको, इस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे that is called threshold frequency। इसको हम लोग किस एनर्जी के नाम से जानेंगे, थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी। हमेशा इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है कि एनर्जी चाहिए, एनर्जी बैरियर चाहिए, कितना एनर्जी मिनिमम चाहिए, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है, लेकिन मिनिमम जो एनर्जी चाहिए इस एनर्जी बैरियर तक पहुंचने के लिए दैट इज कॉल्ड थ्रेशोल्ड एनर्जी, इतना चाहिए। तो हमेशा आपके पास उतना हो इसका गारंटी नहीं होता है, क्योंकि कोई भी चीज प्रिपरेशन करते हैं, हो सकता है क्वेश्चन अगर 10 आया है 5 जान रहे हैं 5 नहीं जान रहे। तो इसका मतलब है हमेशा उस बैरियर तक पहुंचने के लिए गारंटी के साथ नहीं बोल सकते हैं कि आपके पास थ्रेशोल्ड एनर्जी होगा। तो हमेशा क्या होता है, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स दैट इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। तो यहां पर क्या होगा, द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी, द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, प्रेजेंट होगा मॉलिक्यूल्स में, प्रेजेंट होना चाहिए द सम अमाउंट ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल्स, दैट इज मॉलिक्यूल्स भी हो सकता है या एटम्स भी हो सकता है, इज कॉल्ड इंटरनल एनर्जी। इसको हम लोग इंटरनल एनर्जी के नाम से जानेंगे। इंटरनल एनर्जी पहले से मौजूद होता है। तो इंटरनल एनर्जी दोनों में हो सकता है, प्रोडक्ट साइड में भी हो सकता है, रिएक्टेंट साइड में भी हो सकता है, जो आपका खुद का एनर्जी है। तो यहां से हम लोग करते हैं HR, जिसको इंथैल्पी नाम से हम लोग जानेंगे। तो इसको बोलेंगे रिएक्टेंट, एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट।
तो ये आपका एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट हो गया। तो यहां से पता चल गया एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, और एक आएगा HP, यहां पर आ जाएगा एनर्जी ऑफ आपका आ जाएगा प्रोडक्ट, इसी में इंटरनल एनर्जी कहते हैं। तो ऑटोमेटिक बात है, जब दोनों को हम लोग समेसन, बहुत सारा इंटरनल एनर्जी हो सकता है, डिफरेंट डिफरेंट वे में हो सकता है, तो यहां से हम लोग डेल्टा H निकाल सकते हैं, और डेल्टा H होता है समेसन HP माइनस समेसन HR। बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहां से हम लोग डेल्टा H को कैलकुलेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट का एनर्जी माइनस रिएक्टेंट का एनर्जी, और डेल्टा H को बोलते हैं इंथैल्पी चेंज। इसको हम लोग जानते हैं इंथैल्पी चेंज के नाम से। तो यहां से हमको पता चल गया, इसको क्या बोलेंगे, इंथैल्पी चेंज बोलेंगे। ठीक है, तो हम लोग जो इंटरनल एनर्जी जनरली देखते हैं, इसी को इंथैल्पी नाम से जानते हैं। रिएक्टेंट में भी हो सकता है रिएक्टेंट का एनर्जी जो हो प्रोडक्ट पे ज्यादा हो जाए, गेन किए होंगे, या हो सकता है रिएक्टेंट से कम हो जाए यदि आप लॉस किए होंगे। तो इंटरनल एनर्जी आपका चेंज हो सकता है, लॉस करने से घट सकता है और बढ़ सकता है, क्योंकि दोनों से कंपेयर करने के बाद ही आपका पता चलेगा इंटरनल एनर्जी क्या है। तो हमको पता चला एक एनर्जी है इंटरनल एनर्जी, लेकिन हमको यहां पहुंचना है, और इंटरनल एनर्जी जरूरी नहीं है कि हमेशा इसके बराबर हो जाए, तो कुछ एनर्जी एक्सटर्नल चाहिए। उस एनर्जी को हम लोग बोलेंगे एक्टिवेशन एनर्जी। क्या बोलेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी हम लोग उसको बोलेंगे। तो देखते हैं अगला पार्ट इसका क्या हो सकता है। तो हम लोग जब इसके बारे में सोचेंगे, धीरे धीरे करके जब सोचते जाएंगे, तो पता चलेगा कि हम लोग पहुंचेंगे उसी थ्योरी के अकॉर्डिंग कि कैसे कैसे करके हम लोग इजीली किसी भी प्रोडक्ट को बनाते हैं। कोई भी प्रोडक्ट आसानी से नहीं बनता है, उस प्रोडक्ट को बनाने के लिए आपको बहुत सारा चीज का जरूरत पड़ेगा, जब भी एक्चुअल प्रोडक्ट आपको चाहिए। तो बीच में बहुत प्रकार का घटना को देखना पड़ता है, तो उसी के लिए एक थ्योरी दिया गया, जिस थ्योरी का नाम हम लोग दिए हुए हैं कोलिजन थ्योरी। तो अब चलिए ध्यान से देखते हैं यहां पर क्या हो सकता है। अब नेक्स्ट हम लोग सोचते हैं कि हम लोग तो जान गए इंटरनल एनर्जी है, डेल्टा H निकाल सकते हैं, इंथैल्पी प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट। अब हम लोग कोशिश करते हैं नेक्स्ट पॉइंट को समझने का। इंटरनल एनर्जी है, सम एक्सटर्नल एनर्जी रिक्वायर्ड टू क्रॉस थ्रेशोल्ड एनर्जी, या एनर्जी बैरियर को क्रॉस करने के लिए कुछ एनर्जी चाहिए। तो यहां पर सम एक्सटर्नल एनर्जी, सम एक्सटर्नल, कुछ एक्सटर्नल एनर्जी लगेगा, सम एक्सटर्नल एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू फॉर्म प्रोडक्ट। प्रोडक्ट बनाने के लिए कुछ एक्सटर्नल एनर्जी चाहिए आपको, दैट इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। इसी को हम लोग एक्टिवेशन एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो एक्टिवेशन एनर्जी किसे कहते हैं, जब आपको कुछ जरूरत है, पहले जो एनर्जी था उसमें और आपको ऐड करना है, तो दैट एनर्जी इज कॉल्ड एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, कुछ एनर्जी चाहिए, सम अमाउंट ऑफ एनर्जी चाहिए, तो यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी आ गया, जिसको EA से जानेंगे। अब बात आया ग्राफ पे, चलते हैं ग्राफ से समझने का कोशिश करते हैं क्या हो सकता है। मान लीजिए एक ग्राफ यहां पर ले रहे हैं और आसानी से समझने का कोशिश करते हैं। इधर तो आपका एनर्जी है, तो यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, इधर एनर्जी है, इधर रिएक्शन आपका प्रोग्रेस कर रहा है, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, क्योंकि रिएक्शन एनर्जी के अकॉर्डिंग प्रोग्रेस होगा। तो मान लेते हैं अभी आपका एनर्जी इस तरह का घटना हो रहा है, यही आपका रुका। तो ध्यान देने वाला बात है कि हमको प्रोडक्ट बनाना है, तो यहां वाला एनर्जी आपका HR कहलाएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, HR कहलाया। और यहां वाला एनर्जी आपका क्या कहलाया, HP कहलाया। तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट का एनर्जी ज्यादा दिख रहा है इंटरनल में, और इसी के बीच में हम लोग एनर्जी गैप भी निकाल सकते हैं, यहां से यहां के बीच में एनर्जी गैप आएगा। इसी को हम लोग डेल्टा H से जानते हैं, HP माइनस HR करिएगा तो बीच का गैप आ जाएगा।
और यहाँ पर इस बैरियर तक पहुंचने के लिए भी आपको और एनर्जी चाहिए। इसी एनर्जी को हम लोग जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। और टोटल यहां से लेके यहां तक आपको कुछ ना कुछ एनर्जी चाहिए, जिस एनर्जी को हम लोग बोले थे थ्रेशोल्ड एनर्जी। तो यही ग्राफ हो गया आपका। तो हम क्या देख रहे हैं, HP ग्रेटर है HR से, तो इसका मतलब है डेल्टा H पॉजिटिव आएगा, क्योंकि HP माइनस HR करते थे। तो यहां पर आपका वैल्यू आएगा, डेल्टा H का वैल्यू आ जाएगा आपका पॉजिटिव। तो यहां पर पॉजिटिव वैल्यू आ गया। और जब पॉजिटिव वैल्यू आ जाए तो इस तरह का रिएक्शन कहलाता है इंडोथर्मिक रिएक्शन। तो यहां पर इंडोथर्मिक रिएक्शन कहलाएगा, यहां आ गया इंडोथर्मिक। अब नेक्स्ट ग्राफ पे हम लोग कोशिश करते हैं समझने का, ग्राफ नंबर 2 पे समझने का कोशिश करते हैं। हो सकता है ऐसा हो जाए कि एनर्जी आपका यहाँ पर जो रिएक्टेंट का एनर्जी है, आपका प्रोडक्ट का एनर्जी कम हो जाए, हो सकता है। तो हम लोग फिर से यहाँ सोचेंगे, तो यहाँ पर आ गया आपका एनर्जी वाला पार्ट। तो यहाँ पर एनर्जी वाला पार्ट आ गया, यहाँ पर आपका रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, यहाँ रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। और यहाँ से यहाँ का एनर्जी आपका क्या कहलाएगा, HR। और यहाँ से यहाँ का एनर्जी आपका क्या कहलाएगा, HP कहलाएगा। तो जब हम लोग यहाँ से यहाँ, आप देखिएगा ग्राफ को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ का बीच का गैप आ रहा है। इसी गैप को हम लोग जानते हैं डेल्टा H से जानते हैं। और जनरली यहाँ तक पहुँचने के लिए आपको और एनर्जी चाहिए। तो इस एनर्जी को आप जानेंगे एक्टिवेशन एनर्जी से। और टोटल एनर्जी जो आपको यहाँ से यहाँ चाहिए, इसी को जानते हैं थ्रेशोल्ड एनर्जी के नाम से जानते हैं। तो जब जनरली देखेंगे प्रोडक्ट घटा है, तो हम लोग जब डेल्टा H निकालेंगे तो यहाँ पर नेगेटिव वैल्यू आएगा। और इस तरह का रिएक्शन को बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन का मतलब है आप अपना एनर्जी को क्या कर दिए हैं, लॉस कर दिए हैं। और इंडोथर्मिक रिएक्शन का मतलब हो गया आप अपना एनर्जी को क्या कर लिए हैं, इंक्रीज करवा लिए। तो डेल्टा H पॉजिटिव और डेल्टा H नेगेटिव आया। अब नेक्स्ट चलते ही तो एनर्जी का चर्चा हुआ। अब नेक्स्ट वाला पार्ट इसका B था, ओरिएंटेशन बैरियर। तो यहां पर ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब क्या होता है, उसको समझाने का कोशिश करते हैं। ओरिएंटेशन बैरियर का मतलब हो गया, आप जब टकरा रहे हैं तो आपका डायरेक्शन एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो यहां पर हम लोग देखेंगे किसी भी कोलिजन के लिए एप्रोप्रिएट डायरेक्शन होना चाहिए। तो यहां पर क्या है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन, अगर कोई भी कोलिजन हो रहा है, अगर कोई भी कोलिजन यहां से हो रहा है, फॉर इफेक्टिव कोलिजन डायरेक्शन जो होना चाहिए शुड बी एप्रोप्रिएट। डायरेक्शन शुड बी, डायरेक्शन आपका कैसा होना चाहिए, एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो यहां से आपका डायरेक्शन उचित होना चाहिए। एप्रोप्रिएट का मतलब होता है उचित डायरेक्शन होना चाहिए। तो डायरेक्शन बोल रहा है एप्रोप्रिएट होना चाहिए। तो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन क्या होता है, तो हम लोग जब यहां बात करेंगे कौन सा डायरेक्शन का, तो एप्रोप्रिएट डायरेक्शन जो होता है जनरली हेड ऑन कोलिजन होता है। तो यहां से कौन सा कोलिजन पढ़ेंगे, तो हेड ऑन कोलिजन यदि हो जाए, सामने सामने यदि टक्कर हो, तो ज्यादा बढ़िया प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, तो हम लोग देखने का कोशिश करते हैं, एक एग्जाम्पल के थ्रू समझने का कोशिश करते हैं। मान लीजिए यहाँ A2 है और यहाँ पर B2 है और बना रहा है 2 मोल AB बना रहा है। तो हम लोग जानते हैं यहाँ है कोलिजन। तो अगर आप देखिएगा कोलिजन, यहाँ देखिएगा अगर 2A है, मान लीजिए A वाला पार्ट है, यहाँ वाला B वाला पार्ट है, मान लीजिए इसका डायरेक्शन इधर है, इसका डायरेक्शन इधर है। इसका मतलब है नो प्रोडक्ट, यहाँ पर प्रोडक्ट बनने का कोई चांस नहीं है, दोनों जुड़ेगा नहीं, प्रोडक्ट नहीं बनेगा। तो इस तरह का कोलिजन को हम लोग बोलेंगे इनइफेक्टिव कोलिजन। तो यहाँ पर जो कोलिजन हुआ, यहाँ पर कोई फायदा कारक कोलिजन नहीं हुआ, आप प्रोडक्ट नहीं बना पाए। नेक्स्ट सोचने का कोशिश करते हैं, अगर यही प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करता और यहाँ पर हम लोग क्या देखते, सामने सामने टक्कर लगाता, और यहाँ पर हम लोग जब देखेंगे यहाँ भी प्रोडक्ट बनाने का कोशिश करता,
और दोनों सामने जाता, यहां भी सामने जाता, यहां भी सामने जाता, ठीक है। तो जब सामने जाता तो यहाँ ए है, यहाँ ए है, ई वाला बी है, बी है, तो डायरेक्ट प्रोडक्ट नहीं बनता है, कुछ समय के बाद वो जाके एक दूसरे से टच होगा। ध्यान से देखिएगा, यहां पर दोनों सबसे पहले टच होगा, दोनों एक दूसरे को क्या करेगा, कोलाइड करेगा। तो जब कोलाइड करता है तो कांटेक्ट होता है, बिना कांटेक्ट का कोई काम नहीं होगा। तो सबसे पहले यहाँ ए आया, यहाँ ए, यहाँ बी और यहाँ बी, इस स्टेट को बोलते हैं ट्रांजिशन स्टेट। इसको कौन सा स्टेट बोलेंगे, ट्रांजिशन स्टेट। लेकिन कुछ समय के बाद जब आप देखिएगा दोनों अलग अलग हो जाएगा, तो यहां पर पार्ट जब आएगा तो यहां पर दोनों फिर से अलग अलग हुआ है, इसी को हम लोग प्रोडक्ट बोलेंगे। देखिएगा ध्यान से, यहां अब ए आया, यहां बी आया, यहां ए आया और यहां बी आया, इसी को तो 2AB के नाम से जानते हैं। तो हमेशा हेड ऑन कोलिजन सबसे बढ़िया कोलिजन माना जाता है। यदि सामने सामने टक्कर हो जाए तो ऑटोमेटिक है आपका सुपर प्रोडक्ट बनेगा, बढ़िया से बढ़िया प्रोडक्ट बनेगा। इसीलिए डायरेक्शन एनर्जी तो होना ही चाहिए, एनर्जी के साथ आपका सही डायरेक्शन होना चाहिए। यदि सही डायरेक्शन नहीं हुआ तो आप अच्छा प्रोडक्ट नहीं बना सकते, ठीक है। हम लोग का स्टडी में भी होता है, अगर सही डायरेक्शन में स्टडी करिएगा तो अच्छा एग्जाम में मार्क्स आएगा, आगे बढ़ते हैं, नहीं तो फिर दिक्कत होता है, ठीक है। नॉलेज सबके पास होता है, लेकिन डायरेक्शन आपका यूज कैसा कर रहे हैं ये भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो यहां तक जान गए कि आपका एनर्जी बैरियर होना चाहिए, एक ओरिएंटेशन बैरियर होना चाहिए। अब नेक्स्ट चलते हैं, देखते हैं, कोशिश करते हैं अगला पार्ट क्या हो सकता है। तो धीरे धीरे करके हम लोग पहुंच रहे हैं, क्या कोलिजन थ्योरी किसे कहते हैं। बहुत ईजी है, समझने का कोशिश करेंगे तो इजीली हम लोग समझ जाएंगे। कोई भारी चीज इसमें नहीं है, ऐसा कोई भी चीज ऐसा नहीं है जिसे आप नहीं समझ पाइएगा। बहुत ही इजी है और आसानी से इसको समझा जा सकता है। तो अब चलते हैं अगला वाला पार्ट, चलते हैं इसमें देखते हैं नेक्स्ट टर्म क्या हो सकता है। फिर हम लोग कोशिश करेंगे, हेड ऑन कोलिजन पता चल गया। अब चलते हैं हम लोग कोशिश करते हैं समझने का कि ऐसा क्या होगा और घटना कि हम लोग इसके बारे में सोचें। तो अब नेक्स्ट टॉपिक पे हम चलते हैं, कैटेलिस्ट को देखते हैं कि कैटेलिस्ट किस तरह रिएक्शन को डिक्रीज इंक्रीज कर सकता है। तो यहां से देखिएगा, तो अब हम लोग चलते हैं चौथा, 3 पॉइंट हो गया था, तो चौथा पॉइंट पे चलते हैं। चौथा में है कैटेलिस्ट। कैटेलिस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होता है। कैटेलिस्ट का काम होता है बाहरी एनर्जी जो लग रहा था ज्यादा उसको घटा बढ़ा देना, पाथ को चेंज कर देगा, पाथ को आसान बना सकता है, पाथ को बहुत ज्यादा डिफिकल्ट बना सकता है। डिपेंड करता है आप किस तरह का कैटेलिस्ट लिए हुए हैं। तो हमेशा ही प्रोवाइड करता है कैटेलिस्ट, प्रोवाइड, कैटेलिस्ट जब भी करेगा प्रोवाइड करेगा अल्टरनेटिव पाथ। अल्टरनेट पाथ लिखिए, डायरेक्ट लिखिए अल्टरनेट पाथ। तो यहां से हमको पता चल गया कैटेलिस्ट का काम है प्रोवाइड करना, अल्टरनेट पाथ को प्रोवाइड करना। दूसरा इंपॉर्टेंट है, इट डू नॉट चेंज डेल्टा एच। डू नॉट चेंज डेल्टा एच, डेल्टा एच को चेंज नहीं करता है। इसका मतलब है इंटरनल एनर्जी को छेड़छाड़ नहीं करता है। जो इंटरनल एनर्जी पहले था वो भी अब भी है, क्योंकि डेल्टा एच का फॉर्मूला ही जानते हैं, समेशन एच पी माइनस समेशन, यहां पर हो जाएगा एच पी माइनस समेशन, यहां क्या आ जाएगा एच आर। बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म हो जाता है कि डेल्टा एच को चेंज नहीं करता है, इंटरनल एनर्जी को कभी भी छेड़छाड़ नहीं करेगा। पहला इंपॉर्टेंट। ओनली चेंज करेगा रेट ऑफ रिएक्शन को घटा बढ़ा देगा, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी को ही चेंज कर देता है, घटा बढ़ा सकता है। तो यहां से हम लोग जब देखेंगे, इट कैन चेंज रिक्वायर्ड एनर्जी, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल एनर्जी। एक्सटर्नल एनर्जी जो आपका है उसमें चेंज करेगा, जिसको हम लोग जानते हैं एक्टिवेशन एनर्जी से। एक्टिवेशन एनर्जी को दिखाएगा, एक्टिवेशन एनर्जी को चेंज कर देता है, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। बस हमको बाहरी एनर्जी कम लगे तो और बढ़िया रिएक्शन होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं इसको समझने का। तो जब भी हम रिएक्शन करते हैं, जब भी हम लोग देखेंगे
तो यहां से कोशिश करते हैं देखने का कि यहां वाला पार्ट में आपका एनर्जी यूज हो रहा है और इधर आपका रिएक्शन प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहां पर रिएक्शन आपका हो रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो मान लीजिए कोई प्रोडक्ट था, पहले यहां से बन रहा था, मान लेते हैं। तो डेल्टा एच में तो कोई चेंजिंग नहीं करेगा। डेल्टा एच में अगर चेंजिंग नहीं करेगा तो अभी भी एच आर होगा, यहां पर अभी भी क्या होगा, एच पी होगा, एच पी होगा। ये विदाउट कैटेलिस्ट, अभी आप कोई भी कैटेलिस्ट नहीं लिए हैं, तो यहां पर आप विदाउट कैटेलिस्ट काम कर रहे हैं। तो अभी जो आपका बाहरी एनर्जी लगेगा, अभी जो एक्टिवेशन एनर्जी लगेगा, ये होगा विदाउट कैटेलिस्ट में। ठीक है, तो जैसे ही हम कैटेलिस्ट लेंगे तो यहां वाला पाथ में देखिएगा ध्यान से, यहां वाला पाथ अब छोटा हो गया, कुछ भी चेंजिंग नहीं किया। डेल्टा एच में तो कोई चेंजिंग नहीं हुआ, पहले भी डेल्टा एच उतना ही है, अब भी डेल्टा एच उतना ही है। तो डेल्टा एच में तो कोई छेड़छाड़ नहीं किया, बस पाथ को अल्टरनेट कर दिया। तो मान लेते हैं यहाँ पॉजिटिव कैटेलिस्ट लिए, यहाँ कौन सा कैटेलिस्ट लिए हैं, पॉजिटिव कैटेलिस्ट ले लिए हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव कैटेलिस्ट लीजिएगा, अब जो आपको एक्टिवेशन एनर्जी लग रहा है अब यहीं तक लगेगा। एक्टिवेशन एनर्जी डिक्रीज हो गया है, पहले इंटरनल एनर्जी ज्यादा चाहिए, अब इंटरनल एनर्जी कम लगेगा और रिएक्शन आपका क्या हो गया, फास्ट हो गया। ठीक है, तो यहां से अगर नेगेटिव लेते तो पाथ को ऊपर कर देता तो एक्टिवेशन एनर्जी ज्यादा लगता। तो हम यहां से लिख सकते हैं कि पॉजिटिव कैटेलिस्ट अगर हो, अगर पॉजिटिव कैटेलिस्ट हो तो यहां से रेट जो होगा इंक्रीज करेगा, यहां से रेट आपका क्या कर जाएगा, इंक्रीज। और यदि नेगेटिव कैटेलिस्ट हो तो यहां से रेट आपका क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो यहां से पता चल गया रेट इंक्रीज भी हो सकता है और डिक्रीज भी हो सकता है। और दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि डेल्टा एच पे कोई भी चेंजिंग नहीं किया। अब सबसे नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक हो जाता है रिवर्सिबल रिएक्शन यदि हो, तब यहां पर एक रिलेशन बहुत आता है, इंपॉर्टेंट रिलेशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन। तो अगर यहां पर आपको रिवर्सिबल रिएक्शन दे दिया जाए, रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब है कि रिएक्टेंट से आप प्रोडक्ट भी बना सकते हैं और प्रोडक्ट से रिएक्टेंट भी बना सकते हैं, इस तरह का कंडीशन हो। तो चलिए हम लोग इसका भी ग्राफ समझने का कोशिश करते हैं और यहां देखते हैं किस तरह का एक फार्मूला आपको जनरेट होगा जिसका यूज हम लोग करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। तो हम लोग चलते हैं, यहां से आ गया आपका एनर्जी वाला पार्ट है, तो यहां पर एनर्जी वाला पार्ट है, यहां पर रिएक्शन आपका क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो यहां पर आपका रिएक्शन क्या कर रहा है, प्रोग्रेस कर रहा है। तो रिएक्शन आपका प्रोग्रेस हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब चलते हैं ग्राफ को देखते हैं, ग्राफ में कोशिश करते हैं समझने का। मान लीजिए यहां से कोई ग्राफ आया और यहीं पर रुका, कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर रुका और यहां पर आपका एच आर है, यहां वाला पार्ट क्या है, एच पी है। मान लेते हैं अगर आपको यहां से यहां जाना हो, अगर फॉरवर्ड जाना हो तो यहां से एक्टिवेशन एनर्जी जो चाहिए, यहां से EAF चाहिए फॉरवर्ड के लिए। अगर उधर से इधर आना हो तो हमको कैसा एनर्जी चाहिए, यहां से अगर उल्टा चलना है तो यहां पर चाहिए EAB बैकवर्ड। तो यहां से एक फॉरवर्ड एनर्जी चाहिए और बैकवर्ड, तो एक्टिवेशन। अगर इधर से रिएक्शन इधर आ रहा है, प्रोडक्ट से रिएक्टेंट, तो यहां वाला एनर्जी चाहिए। इधर से इधर जा रहे हैं तो यहां वाला एनर्जी चाहिए। अब ध्यान से देखना है, अगर हम यहां से यहां कोशिश करें समझने का, तो मान लेते हैं इसके बीच का एनर्जी गैप क्या है, डेल्टा एच है। तो अगर आप देखिएगा, कोशिश करिएगा, तो यहां का वैल्यू इसके बराबर तो नहीं हो सकता, लेकिन जब इसको आप जोड़िएगा, यहां से जोड़िएगा, इस पार्ट को अगर इसके साथ जोड़ दिया जाए तो आपका आ जाएगा आंसर। तो देखिएगा यहां से क्या आ रहा है, यहां से एक रिलेशन जनरेट हो रहा है और इस रिलेशन का हम लोग यूज करेंगे न्यूमेरिकल बनाने में। तो जब देखिएगा तो यहां पर आएगा EA फॉरवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी बराबर डेल्टा H प्लस EA बैकवर्ड एक्टिवेशन एनर्जी। तो इसको इधर लाइए, तो यहां से आ जाएगा EAF फॉरवर्ड माइनस EAB बैकवर्ड बराबर डेल्टा H। तो अगर आपको दो एक्टिवेशन एनर्जी दे दे, फॉरवर्ड और बैकवर्ड दे दे, डेल्टा H पूछे तब भी निकलेगा। और जो भी पूछेगा तो अगर डेल्टा H नेगेटिव आ जाए, ऐसा भी हो सकता है डेल्टा H आपका क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए,
तो इसका मतलब नेगेटिव वाला वैल्यू ज्यादा है, तो यहां से पता चलेगा EAB ग्रेटर देन क्या आ जाएगा, EAF। पूछता है ऐसा क्वेश्चन। और डेल्टा H यदि आपका क्या आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, तो यहां EAB लेस देन हो जाएगा EAF। तो इस तरह का रिलेशन आपसे पूछ सकता है, ठीक है। तो रिवर्सिबल रिएक्शन दे दे और आपको फॉरवर्ड और बैकवर्ड का एक्टिवेशन एनर्जी दे दे, या फॉरवर्ड का एक्टिवेशन डेल्टा एच दे दे, तब भी आप निकाल सकते हैं। एक्सोथर्मिक इंडोथर्मिक जानते हैं, नेगेटिव पॉजिटिव देगा। तो इस तरह करके हम लोग देखेंगे कैटेलिस्ट का क्या इफेक्ट देखें और रिलेशन भी निकालें। अब लास्ट चलते हैं, टेम्परेचर का इफेक्ट देखने का कोशिश करते हैं कि टेम्परेचर का क्या इफेक्ट पड़ेगा रिएक्शन पे। तो टेम्परेचर का इफेक्ट देखते हैं। तो टेम्परेचर का इफेक्ट जब हम लोग देखेंगे तो कुछ ना कुछ तो एनालाइज किया जाएगा, तो यहां से हम लोग करेंगे एनालाइज। तो अब चलते हैं नेक्स्ट, हम लोग चलते हैं, देख लिए कैटेलिस्ट का क्या प्रभाव पड़ा। कैटेलिस्ट पाथ को या तो डिक्रीज करेगा या तो इंक्रीज करेगा। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे टेम्परेचर का क्या इफेक्ट हो सकता है। तो टेम्परेचर का भी बहुत इंपॉर्टेंट इफेक्ट होता है। चलिए हम लोग उसको कोशिश करते हैं समझने का। तो जब हम लोगों को पता चलेगा, यहां से कुछ ना कुछ पता चल जाएगा क्या घटना हो सकता है। तो नेक्स्ट हम लोग चलते हैं इफेक्ट टेम्परेचर का देखने का कोशिश करते हैं क्या होगा। तो चलिए कोशिश करते हैं समझने की। अब चलते हैं पांचवा पॉइंट, टेम्परेचर। तो टेम्परेचर भी बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। जानते हैं किसी भी रिएक्शन में अगर टेम्परेचर बढ़ाइएगा तो जनरली एनर्जी इंक्रीज करेगा, क्योंकि टेम्परेचर ही एनर्जी से रिलेट करता है। तो यहां से क्या होता है, यदि आप टेम्परेचर को इंक्रीज कर दीजिए, टेम्परेचर मान लीजिए आप इंक्रीज कर रहे हैं, तो यदि आप टेम्परेचर इंक्रीज करिएगा देन एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स इंक्रीजेज। एनर्जी ऑफ मोलिक्यूल्स क्या हो जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा। अगर एनर्जी मोलिक्यूल्स का बढ़ गया तो नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन इंक्रीज कर जाएगा। तो यहां से नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन यदि इंक्रीज कर गया, नंबर ऑफ इफेक्टिव कोलिजन यदि इंक्रीज कर गया, तो ऑब्वियसली बात है रेट बढ़ जाएगा, प्रोडक्ट ज्यादा बनेगा, स्पीड बढ़ जाएगा। तो यहां से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स का संख्या भी बढ़ जाएगा जो आपका कोलिजन कर रहा था। तो यहां से क्या होता है, फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसको डेल्टा n बाय n लिख सकते हैं। फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स इंक्रीज, मतलब प्रोडक्ट ज्यादा से ज्यादा आपका प्रोडक्ट बना देगा रिएक्टेंट, उसके अकॉर्डिंग सोच रहे हैं। तो चलिए देखने का कोशिश करते हैं कि यदि कोई रिएक्शन है, यहां से समझने का कोशिश करते हैं क्या घटना हो सकता है। इधर लिखते हैं फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, इधर लिख दिए फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स, और इधर मान लीजिए आप टेम्परेचर नहीं लीजिए, इधर प्रोग्रेस करिए रिएक्शन, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो मान लेते हैं एक ग्राफ ऐसा था और यहां से मान लीजिए यहां प्रोडक्ट बनाया। तो अभी जो है आपका बस इतना ही प्रोडक्ट बना है, ठीक है। प्रोडक्ट बना है, इसका एरिया मान लीजिए ए है, बी है, सी है, डी है। ये टेम्परेचर मान लीजिए टी है। जैसे ही आप टेम्परेचर को बढ़ाइएगा, तो यहां से देखा गया क्या, तो यहां से हम लोग जब देखेंगे तो इस ग्राफ में हमको पता चलेगा, यहां से जब हम लोग देखने का कोशिश करते हैं तो हमको क्या आइडिया लगेगा कि टेम्परेचर बढ़ाने से फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स बढ़ जाएगा। तो जब हम लोग इसको देखने के लिए गए तो यहां से देखिएगा, यहां से जब कोशिश करेंगे तो यहां से देखिएगा फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स। अब टेम्परेचर को मान लीजिए T+10 डिग्री सेंटीग्रेड कर दिए, टेम्परेचर को 10 डिग्री आप बढ़ा चुके हैं। तो जब 10 डिग्री बढ़ाइएगा तो अब देखिएगा कितना मॉलिक्यूल से दुगुना हो गया। तो यहां से ABC, यहां D मान लीजिए, यहां A मान लीजिए। तो जब टेम्परेचर आपका T था
एट टी टेम्परेचर, एट टी टेम्परेचर पे जब आप देखिएगा तो यहां पर जो नंबर मोलिक्यूल्स प्रेजेंट हैं, यहां से जो मोलिक्यूल्स आपका प्रेजेंट दिख रहा है, मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एरिया ABCD, केवल ABCD में प्रेजेंट है। लेकिन जैसे ही टेम्परेचर आप बढ़ाए एट T+10 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर, जैसे ही 10 डिग्री टेम्परेचर बढ़ा दिए तो अब जो एरिया आ रहा है ADE जो भी आ रहा है, तो अब मोलिक्यूल्स जो प्रेजेंट है, मोलिक्यूल्स प्रेजेंट इन एरिया कौन सा आ जाएगा, ABCD है तो यहां पर E लिख दीजिए, यहां F लिख दीजिए, तो कुछ भी कर सकते हैं। प्रेजेंट इन एरिया AFED में प्रेजेंट है। जब दोनों एरिया को देखिएगा तो आपको डबल नजर आएगा, तो डबल हो जाता है। इस तरह करके फ्रैक्शन ऑफ मॉलिक्यूल्स हमेशा क्या होगा, बढ़ेगा। तो यही था कोलिजन थ्योरी था, इसको आज हम लोग डिस्कस किए। ठीक है, तो आज का वीडियो लेक्चर में यहीं तक। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में न्यू टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू।